बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की वसंत भाग 1 से हम लोग आज 12वां पाठ पढ़ेंगे। संसार पुस्तक है। ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया पाठ है और इसमें जो है उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र के माध्यम से जानकारी दी है और संसार के बारे में बताया है। तो ये 12वां पाठ संसार पुस्तक है। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्र के द्वारा इंदिरा जी को जो है ज्ञान की बातें बताई हैं और इन्होंने जो है यहाँ पर हम लोग लेखक के बारे में पढ़ेंगे पेज नंबर 90 पर। जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 में 27 मई और 1964 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था और बच्चों से उन्हें बहुत लगाव था, इसीलिए सब उनको चाचा नेहरू कहते थे और ये चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखीं। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। तो इस नाम से एक पुस्तक ही है जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पत्र इंदिरा गांधी को, ये सभी पत्रों का संकलन है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे। इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। तो मुंशी प्रेमचंद्र ने इसका जो है अनुवाद किया है, इसको ट्रांसलेट किया है अंग्रेजी से हिंदी में। तो शुरू करते हैं हम लोग कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है और क्या जानकारी दी है। तो अब जो है यहाँ पर वो कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। बच्चों की जैसे जिज्ञासा होती है कि जब सामने माता पिता होते हैं तो उनके मन में जो भी प्रश्न आते हैं वो उनसे पूछते हैं। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी भी उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछा करती थी, तो मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। उन पर जो है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, यानी कि इतिहास विषय में तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल यानी कि उसके बारे में पढ़ा है। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। हिंदुस्तान जो है एक बहुत बड़ा देश है लेकिन पूरे दुनिया का वो एक छोटा सा हिस्सा है। तो इस तरह से अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, यानी कि केवल एक उस छोटे से देश का नहीं ध्यान रखना है, बल्कि दुनिया के उन सभी के बारे में, देशों का और उन सब जातियों का ध्यान रखना है जो इसमें बसी हुई हैं, इस दुनिया में जो हैं उनका ध्यान रखना है। केवल हमें उस छोटे से देश का नहीं ध्यान रखना है जिसमें हम पैदा हुए हैं। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ,
यानी कि जो पत्र हुआ करते हैं उसमें जो है थोड़ी थोड़ी बातें ही की जा सकती हैं, और लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है, और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो दुनिया और उसके आदमियों का, यानी कि दुनिया में रहने वाले लोगों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, यानी उनके बारे में किताबों में मिलेगा और उसमें तुम्हें बहुत आनंद आएगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, यानी कि यह धरती जो है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे, और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। जानदार यानी जिसके अंदर प्राण हो। तो इससे जानवरों से पहले भी एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। तो ख्याल करना भी मुश्किल है, लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी। बेहद मतलब बहुत अधिक। बेहद का अर्थ है बहुत अधिक। एक समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी, बहुत अधिक गर्म थी। तो इस तरह से ये धरती जो है बहुत गर्म थी, और उसमें जो है आज ये धरती जो है बहुत गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी। और आज यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है। और जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और समझा है, पढ़ा है, तो उन्होंने लिखा है कि एक समय ऐसा भी था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताब पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। यानी कि धरती जो है बहुत गर्म हुई होगी और जो है इस पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, जीवित नहीं रह सकती थी। तो अब यहाँ पर वे कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि इस धरती का, इस दुनिया का शुरुआत कैसे हुआ, और ये कितने लाखों करोड़ों वर्ष जो है ये पुरानी है, और बहुत समय से इस पे कोई भी आदमी नहीं था, और उससे पहले सिर्फ जानवर थे। तो इस तरह से वो इतिहास के बारे में बताते हैं, और तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था। अब वो कहते हैं कि तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते और सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? तो लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। यानी कि किताब में लिखा रहता तो उसे पढ़कर जाना जा सकता था, लेकिन यहाँ पर अगर किताब में नहीं लिखा है और जिस चीज़ को हमने देखा नहीं है
और उसके बारे में कहानी गढ़ लें, तो ये किसी भी तरह से ठीक कैसे हो सकता है, अर्थात वो सही कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर गढ़ ली जाए यानी कि लिख ली जाए, गढ़ लेना, बना लेना। कहानी गढ़ लेना यानी कहानी बना लेना। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जिसको हमने देखा नहीं है तो उसे कैसे सही कह सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किताब में लिखी हुई चीज़ों से होती हैं। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है तो हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। तो यहाँ संसार रूपी पुस्तक, इस संसार को पुस्तक के समान कहा गया है कि संसार रूपी पुस्तक को हम पढ़ लें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। यहाँ हाल जानने से मतलब है कि उसके बारे में जानना। सोचो कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो। रोड़ा कहते हैं चट्टान के टुकड़े को। तो रोड़ा होता है चट्टान का टुकड़ा, और इसमें जो है जब ये रोड़ा किसी छोटे से, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, जो रोड़ा होता है पत्थर का टुकड़ा, उसको देखकर वो संसार की पुस्तक का एक पेज होगा। यानी कि उस रोड़े से भी हम कुछ चीज़ें जान सकते हैं, और बशर्ते कि हमें पढ़ने आता हो, यानी कि हम उसको देखकर कुछ समझ सकें। तो इस तरह से यहाँ पे जो है, कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। ये भाषा, जब भी हम लोग भाषा सीखते हैं तो भाषा में हमें अक्षर सीखना होता है, फिर उसकी लिपि सीखनी होती है, कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू कि कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अभी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए? यानी कि जो पत्थर था वो तो जो है वो टुकड़ा था, वो खुरदुरा था, उसमें नुकीले होंगे, तो ये कैसे गोल और चमकीला हो गया? और इसके कोने क्या हुए? यानी कि जो नुकीली चीज़ थी, जो गढ़ती थी, वो क्या हुई? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा। अगर हम किसी जो है खुरदरे किनारे, अगर किसी चट्टान को तोड़ें तो उस चट्टान से जो टुकड़े निकलेंगे वो जो है बिल्कुल ही जो है चिकना नहीं होगा, उसके टुकड़े खुरदुरे और नुकीले होंगे। कहीं से वो नुकीला होगा, खुरदुरा होगा, और यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आँखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। तो एक रोड़ा जो है, चट्टान का टुकड़ा, रोड़ा मतलब
चट्टान का टुकड़ा। तो इसमें जो है फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया। तो इसमें जो है वो कहेगा, वह तुमसे यही कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। यानी कि बड़ी चट्टान से निकलने वाला टुकड़ा जो है वो नुकीला और खुरदुरा होता है। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया। पहाड़ के दामन में यानी पहाड़ में, पहाड़ के नीचे जो है वो पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा और इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। यानी कि वो ज़मीन में लुढ़कता रहा पानी के साथ बहते हुए, और लुढ़कते लुढ़कते उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। तो अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक ज़र्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो जो चट्टान का टुकड़ा है, जो रोड़ा है, वो दरिया में बहते बहते घिस घिस कर चिकना हो जाता है, और अगर उसे पानी और आगे बहा कर ले जाता समुद्र के पास, तो वो जाते जाते वो एक छोटा सा जो है वो बालू का टुकड़ा बन जाता। तो यहाँ पर जो है वो बालू का एक ज़र्रा हो जाता। जो बालू का एक टुकड़ा होता है, रेत, बालू को रेत भी कहते हैं, तो उसका एक जो टुकड़ा होता है वैसा वो बन जाता घिसते घिसते, और वहाँ पे जाके बालू का किनारा बन जाता। तो ये धीरे धीरे जो है चट्टानें टूटते हुए, चिकने होते हुए, बहते हुए जो है वहाँ तक, समुद्र तक पहुँचती हैं और वहाँ बालू का रूप ले लेती हैं। तो जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। और अगर एक छोटा सा जो है रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। तो यहाँ पर अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को करेंगे, जिसमें पहला जो है पत्र से शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है। और इन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है कि लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। तो यहाँ पर सभी बच्चे अपनी कॉपी में हिंदी के पाठ का नाम लिखेंगे और नंबर डालेंगे, और उसके बाद फिर पत्र से, यहाँ पे प्रश्न अभ्यास, इसके अंतर्गत हम लोग पत्र से में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। तो पत्र से में जो सबसे पहला दिया हुआ है प्रश्न, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। तो शुरू करते हैं। उत्तर एक, लेखक ने पेड़ पौधों पत्थरों, नदियों और जंगलों और हड्डियों आदि को, हड्डियों आदि को प्रकृति के अक्षर कहा है। प्रकृति के अक्षर कहा है।
और अब यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पर दिया है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। तो यहाँ पे हम लोग उत्तर 2 लिखेंगे। लाखों करोड़ों वर्ष पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी। हमारी धरती बहुत गर्म थी। इस पर कोई जीवित नहीं रह सकता था। जीव मतलब प्राणी, जीवित नहीं रह सकता था। कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता था। और अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उत्तर 3, दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, जानवरों की पुरानी हड्डियों तथा पत्थर के टुकड़ों से जाना जाता है। तो दुनिया का हाल जो है प्रकृति की चीज़ों से हम जान सकते हैं। और अब यहाँ पर हम लोग चौथा प्रश्न देखेंगे कि गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। तो गोल चमकीला रोड़ा यहाँ पर अपनी क्या कहानी बताता है? तो उत्तर 4 हम लोग लिखेंगे। गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा गोल चमकीला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। पहले वह चट्टान का टूटा हुआ नोकीला खुरदरा टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर
यहाँ पर गोल चमकीला रोड़ा जब पहले चट्टान का टुकड़ा था और खुरदुरा था, लेकिन जो है वो उसे जो है वो बहुत समय तक पहाड़ के नीचे पड़ा रहा और तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। और नुकीला खुरदुरा टुकड़ा था और वह किसी पहाड़ के नीचे पड़ा रहा। वह किसी पहाड़ के पास पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। छोटी घाटी तक ले गया। और इस तरह से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर, इसके बाद उसे ढकेल कर पानी के साथ निरंतर पानी के साथ निरंतर मतलब लगातार ढकेले जाने के कारण पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके कोने घिसकर गोल और चमकदार बन गए। गोल और चमकदार, उसके कोने गोल और चमकदार बन गए। तो इस तरह से यहाँ पर वो छोटी घाटी तक उसे बहाकर पानी ले गया और पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके कोने घिसकर गोल और चमकदार बन गए। और इस तरह से गोल चमकीला रोड़ा, ये उसकी कहानी है कि अगर उसे दरिया और आगे बहाकर ले जाता तो वह एक बालू का टुकड़ा बन जाता, रेत का टुकड़ा बन जाता। तो इस तरह से ये जो प्रकृति है वो हमें बहुत कुछ अपने बारे में बताती है कि इससे हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो जैसे जानवरों की पुरानी हड्डियां होती हैं तो उनसे हमें उनके आकार के बारे में और बहुत कुछ, वो कितने समय पहले की हैं और उस समय यहाँ पर दुनिया में क्या था, कौन से जीव थे, तो इन सब के बारे में उससे पता चलता है। और इसके बाद जो प्रश्न है कि गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता, तो ये विस्तार से लिखना है। जैसा कि पाठ में वर्णन आया है कि गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह उसमें पेंदे में लुढ़कता रहता और उसके किनारे जो है घिस जाते और वो चिकना और चमकदार होता गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि दरिया के पेंदे में लुढ़कने से वो गोल और चिकना हो जाता है। तो इस तरह वह कंकड़ बन जाता है जो हमारे सामने रहता है। तो किसी वजह से दरिया अगर उसे और आगे ले जाता तो उससे वो जो है आगे जाकर छोटा होते होते, जैसे जैसे वो आगे जाता तो उसके कण जो है और कम होते जाते, उसके कण धीरे धीरे घिसते जाते और वो जो है छोटा होते 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 अंत में एक रेत का टुकड़ा बन जाता और रेत के उस बालू का एक ज़र्रा हो जाता, अर्थात
रेत बन जाता और समुद्र के किनारे और भी जो बालू होते हैं उसमें जाकर मिल जाता, और इस तरह से समुद्र के किनारे बालू का किनारा बन जाता है। तो गोल चमकीला रोड़ा जो है अपनी ये कहानी बताता है, और जो है वो अगर उसे दरिया और आगे ले जाता तो वो जो है इसको बालू के रूप में बना देता। तो घिसते घिसते वो जो है एक छोटा रूप बन जाता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, और ये वाला प्रश्न प्रश्न 5 जो है वो हम लोग यहाँ से और भी प्रश्न जो अनुमान और कल्पना में दिए हुए हैं और पत्र से आगे दिया हुआ है, इन सबको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद।